You're listening to Ecofiles podcast by Wildlife Conservation Trust. This is Field Voices, a special Hindi series hosted by Raza Kazmi. तो जब सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई तो समझ में आया कि कोई मेन वायर जो था वो जल गया है। तो फिर वो मेन वायर ढूंढने के लिए फिर आपको और 50 किलोमीटर दूर जाके वो वायर लेके आना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें ये सारी फील्ड कंडीशंस में होती है, बट इसमें वो बहुत ही सारी चीज़ें कल्मिनेट हुई। तो ऐसे करके काफ़ी चीज़ें करके जो इंस्टॉलेशन 4 घंटे का होना था वो 3 दिन चला और फाइनली हमें ये मिला कि अभी ये इंस्टॉल हो सकता है। नमस्कार, खुशामदीद। WCT के पॉडकास्ट इको फाइल्स की श्रृंखला फील्ड वॉइसेस में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा काज़मी। मैं एक वन्यजीव संरक्षक, लेखक, वन्यजीव इतिहासकार और कहानीकार हूं और WCT में संरक्षण संचारक के रूप में कार्यरत हूं। फील्ड वॉइसेस श्रृंखला में आप मिलेंगे संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली उन शख्सियतों से जिनका काम तो अद्भुत है, लेकिन जो अमूमन हमेशा पर्दे के पीछे रहकर उन कार्यों को अंजाम देते हैं। चाहे वो धरातल पर कार्यरत फील्ड से जुड़े लोग हों या युवा वन्यजीव जीव विज्ञानी, संरक्षण समाजशास्त्री हों या व्यवहार मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्री हों या वन्यजीव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ या अन्य संरक्षण कार्यों से जुड़े लोग जिनकी आवाजें हम अक्सर कम सुनते हैं। इस पॉडकास्ट श्रृंखला का हर एपिसोड आपको न सिर्फ ऐसे ही किसी अद्भुत व्यक्ति से मिलवाएगा, बल्कि आपको उनकी कहानी से प्रेरित भी करेगा। जब भी हम वनों, वन्यजीवों, संरक्षण इत्यादि के बारे में चर्चा करते हैं तो शायद अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी, नवीनतम माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, 3D मॉडलिंग ऐसे अल्फाज शायद ही हमारे जहन में आते हैं। लेकिन हमारे आज के मेहमान हमारी इस अवधारणा को ना सिर्फ गलत साबित करते हैं, बल्कि वो इस देश के चुनिंदा ऐसे लोगों में से हैं जो वन्यजीव संरक्षण और अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की दो अलग प्रतीत होने वाली दुनियाओं को एक धागे में पिरोने का काम कर रहे हैं। वेदांत बर्जे एक विद्युत अभियंता यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जो WCT के वाइल्डटेक विभाग के फाउंडर भी हैं और उसके कप्तान भी, और काफी हद तक इस क्षेत्र में वन मैन आर्मी है। WCT से जुड़ने से पूर्व वो महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर जिलों में आदिवासी और नगर पालिका स्कूल के छात्रों के स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के टीचर रहे हैं। ऐसे कई स्कूलों में उन्होंने स्टेम लेबोरेटरीज खड़ी की। इसके अलावा वो कई संस्थाओं के लिए टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व और क्रियान्वयन कर चुके हैं। तो क्या है वन्यजीव संरक्षण में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की भूमिका? इन दो क्षेत्रों का मिलन कैसे होता है, और जब होता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? वेदांत ने इन दोनों क्षेत्रों के मेल से किन उपकरणों का आविष्कार किया और कैसे? और मूल सवाल ये भी कि संरक्षण और अभियांत्रिकी को जोड़ने का विचार इनके मन में कैसे आया? इन सभी विषयों पर चर्चा होगी हमारे आज के इस बेहद खास एपिसोड में। तो चलिए मिलते हैं इस अद्भुत संरक्षण इनोवेटर से। नमस्ते वेदांत। मैं शुरुआत करूंगा उस एक सवाल से जो मैं इस पॉडकास्ट पे आने वाले अपने सभी मेहमानों से पूछता हूं, और वो ये कि आपका बचपन कैसा था, कहाँ बीता, और आपको वन्यजीवों और संरक्षण में दिलचस्पी कैसे आई, और खासकर आपके केस में ये टेक्नोलॉजी का बिंदु कैसे आया इस पूरी कहानी में? मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ और मेरा बचपन नासिक में ही गुजरा है। बचपन से मुझे वाइल्ड लाइफ का मुझे इंटरेस्ट था, नेचर में इंटरेस्ट था, और मैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट का कोइंसिडेंटली तभी एक प्रोजेक्ट चल रहा था सेव द टाइगर्स नाम से।
तो उसमें मैं किड्स फॉर टाइगर्स, सेव द टाइगर्स, उसमें मैं तभी पार्टिसिपेंट था मेरे स्कूल डेज में। तो ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट तब से एक ये था। वो एक है। दूसरा, मेरे पापा को बर्डिंग और इसका काफ़ी शौक है, तो उनकी वजह से भी काफ़ी मुझे इस सब फील्ड में लोगों से अलग-अलग पहचान हुई। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इंजीनियरिंग में है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बाय ट्रेड। सो क्या कहते हैं, फर्स्ट लव इज टेक्नोलॉजी बट द सेकंड वन ऑलवेज वाइल्ड लाइफ नेचर। सो इट हैड टू कम टुगेदर एंड इट डिड। सो कोविड में हमने पहली बार डॉग्स के लिए एक गाड़ी बनाई थी। तभी किरण राहलकर जो थे, जो तब उस वक्त डॉग टीम और ये सब हेड कर रहे थे, तो उनके साथ मैं तभी जुड़ा और उनको मैंने डिजाइन करके दिया। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन डब्ल्यूसीटी एंड दिस वाज जस्ट आफ्टर माय इंजीनियरिंग। तो उसके बाद फिर ये सब शुरू हो गया और उसके बाद फिर एक के बाद एक हम प्रोजेक्ट्स अलग अलग करते हैं। और उसके बाद ऑर्गेनिकली हमें ये सूझा कि ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है वाइल्ड लाइफ को, या इन सब चीज़ों में जब जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इतना एक्सपोजर है नहीं, कस्टम मिलती नहीं है जो हमें एग्जैक्टली हमारे फील्ड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर पाए। इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है। कोई जेनेरिक टेक्नोलॉजी है जो यूएस में बनती है या कहीं ऑस्ट्रेलिया में बनती है, लेकिन वो हर बार एक तो काफ़ी महंगी होती है, तो वो इम्पोर्ट करना या उसका एग्जैक्टली हमारे इसमें उसका एप्लीकेशन, दैट ऑलवेज इज अ चैलेंज। तो वो सब अडेप्टेबिलिटी ये सब सोच के फिर हमने ये प्रोजेक्ट चालू किया एंड दिस इज हाउ आई गॉट इनटू वाइल्ड लाइफ एंड ऑल ऑफ दिस स्टार्ट। अच्छा, और वेदांत, तो फिर आप कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं जिससे हमारे श्रोता ये जान सकें कि ये आप टेक्नोलॉजी और संरक्षण, या कहें टेक्नोलॉजी और वन्य जीवों पर शोध, इनका मेल कैसे करते हैं? सो हमें एक अभी हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो अंडर वाटर इमेजिंग सोनार के ऊपर है। सो वो उससे हम बिकॉज अभी जो हम डॉल्फिन, ये हमारा एक वन ऑफ द टारगेट एनिमल्स है, जो रिवर एंड इकोलॉजी हमारा यूनिट है डब्ल्यूसीटी में उसका। तो डॉल्फिन जो रहता है वो गैंजेस रिवर में रहता है और उसका पानी बहुत ही मर्की वाटर है बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट्स। तो वो पानी के अंदर डॉल्फिन कभी दिखता नहीं है। सो ऊपर जब वो आता है तभी हम डॉल्फिन को देख पाते हैं, लेकिन पानी के अंदर वो डॉल्फिन का बिहेवियर कैसा है, वो रिवरस्केप जैसे हमारा नेचुरल इकोसिस्टम में हम देख सकते हैं कि पेड़ है, कहाँ पर पौधे है, वो इकोसिस्टम कैसा है किसी जानवर का। तो डॉल्फिन का अंडर वाटर इकोसिस्टम कैसा है, उसका रिवरस्केप कैसा है, वो कभी दिखा ही नहीं है, वो कभी भी इससे पहले देखा नहीं गया है। तो उसको एक सोल्यूशन है कि हम इमेजिंग सोनार करके एक टेक्नोलॉजी आती है जिसमें हम साउंड वेव्स की मदद से अंडर वाटर मैपिंग कर सकते हैं और उसका एक इमेज की तरह वो दिखता है हमें। तो ये अगर कमर्शियली ये कोई और उसका एप्लीकेशन है, वो ऑयल वेल्स ड्रिलिंग इसमें, तो वो अगर कमर्शियल प्रोडक्ट देखा जाए तो वो 3.5 करोड़ 4 करोड़ के नीचे कोई प्रोडक्ट नहीं है। सो हमने देखा कि ये तो हमारे बजट से बाहर है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं इतने महंगे प्रोडक्ट्स लेने का। सो उसके लिए हमने फिर एक टेक्नोलॉजी ऐसी ढूंढ के निकाली कि एक ओपन सोर्स रोबोटिक्स कंपनी है यूएस में जो सिर्फ वो सोनार बनाती है, लेकिन उसके आजू बाजू जो हमें लगता है उसको डिप्लॉय करने के लिए या उससे आउटपुट निकालने के लिए वो कुछ भी नहीं वो बनाते, वो सिर्फ एक मॉड्यूल के तौर पे बेचते हैं। तो हमने सिर्फ उतना ही इम्पोर्ट किया, वो मॉड्यूल, और बाकी जो पूरा उसका डिजाइनिंग था, उसको टेक्नोलॉजी जो बाकी पूरी थी, तो वो हमने यहाँ पे इंडिजिनसली डेवलप की। तो इसकी वजह से हमें ये पूरा जो सिस्टम है, ये 3.5 लाख में हमारा पूरा सिस्टम बन गया एंड नाउ वी आर एबल टू सी टू I will say as good as the commercial systems that are available। हम उतनी ही अच्छी तरीके से देख पाते हैं। अभी हम फर्स्ट टाइम हमने डॉल्फिन देखा इमेजिंग सोनार से। सो दिस माइट बी द फर्स्ट टाइम डॉल्फिन देखा है इमेजिंग सोनार से इन इंडिया। या सो बिकॉज दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, कोई यूज नहीं कर पाता है। बट इस तरह से बाय मैरिंग some pre-built products with our own creations, we can enable more this research of this kind। बहुत दिलचस्प। अब देखिए, मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा कि जो कुछ ऐसा है जैसे किसी माँ से अपने बच्चों में से किसी को चुनने के लिए कहना, लेकिन फिर भी आपके कई प्रोजेक्ट्स में से जो ऐसे हों जिनको लेकर आप खास तौर से उत्साहित हों, उनके बारे में बताएं। तो अभी हमने बैट्स के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किया। सो वो भी इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम ऑटोनोमसली जो इंसेक्टिवोरस बैट्स है उनको दिखता बहुत कम है, तो वो साउंड का यूज करते हैं फॉर नेविगेशन, फॉर देयर प्रे फाइंडिंग एंड देन कैचिंग द प्रे ऑल्सो।
तो उसके लिए वो एक अल्ट्रासाउंड नाम का जो एक ध्वनि तरंग होता है उसका यूज करता है, तो वो हमें सुनाई नहीं देता। ह्यूमन ईयर्स के लिए वो ऑडिबल नहीं है। तो उसके लिए कुछ रिकॉर्डर्स आते हैं, तो वो भी अगेन काफी महंगे रिकॉर्डर्स होते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज वो रिकॉर्डर्स हमें यूज करने पड़ते हैं टू रिकॉर्ड इट एवरी नाइट, और उसके बाद उसका पूरा डेटा एनालाइज करना पड़ता है। तो ये सब एनालिसिस का, एक मिनट एक नाइट का एनालिसिस करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू गो बाय स्पेक्ट्रोग्राम। तो उसका एक ग्राफ निकलता है, वो ग्राफ फिर एनालाइज करना पड़ता है। सो इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस टू डू मैन्युअली। तो वो अवॉइड करने के लिए अभी ऐसी सिस्टम बनाई है जिससे हम वो एक पूरी सिस्टम लगा, सिर्फ यू प्लग इट एंड फॉरगेट इट। तो वो पूरा रिकॉर्ड भी करता है, वो एनालाइज भी करता है, वो पूरा उसमें से आउटपुट्स उसके स्टैटिस्टिक्स भी निकालता है। सो ऑल ऑफ दैट इट डज ऑन इट्स ओन एंड इन रियल टाइम। एनी गिवन नाइट, एनी नॉट इवन नाइट, यू कैन जस्ट रात को 2 बजे उठ के यू कैन चेक कि अभी तक रात में कितने चमगादड़ आए, कौन से स्पीशीज के थे, फीडिंग में कितना हुआ, उनका ऑकरेंस कितना है, कितने बजे कौन सा स्पीशीज आया ज्यादा। सो ऑल ऑफ दैट इज डन इन रियल टाइम। अच्छा, तो आप ये, और मैं ये नाम दे रहा हूँ अपनी तरफ से जिस पर आपको हंसना नहीं है, लेकिन ये चमगादड़ यंत्र लगाते कहाँ हैं, और ये यंत्र कितना एरिया कवर करता है? कहने का मतलब है कि कितने क्षेत्रफल में ये यंत्र चमगादड़ों की ध्वनि तरंगों को पकड़ता है? ये हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। यू जस्ट नीड अ, सो यू एक्चुअली डोंट इवन नीड अ पावर सप्लाई, दिस कैन रन ऑफ ऑफ जस्ट अ सोलर पैनल। तो आप कहीं पे भी लगा दो, उसमें अंदर बैटरी होती है खुद की। तो वो एक यूनिट होता है जो आप कहीं पे भी माउंट कर सकते हो, और उसका एक 80 मीटर का लाइक से रेडियस होता है। तो उसके वो रेडियस में वो रिकॉर्डर इफेक्टिव होता है। तो उसमें जो भी बैट्स आएंगे वो सब वो एनालाइज रिकॉर्ड करके एनालाइज करेगा। और इससे एक दूसरा भी बहुत सेव होता है वो टाइम, क्योंकि अ, ये तभी रिकॉर्ड करता है जब बैट्स आते हैं। सो जो ब्लैंक फाइल्स जनरेट होती है, क्योंकि कोई एक्टिविटी जब ना हो तो वो भी, पर वो एनालाइज तो करनी पड़ती है, क्योंकि विदाउट एनालाइज समझ में नहीं आएगा कि वो ब्लैंक है कि नहीं। सो वो भी टाइम बहुत से होता है, क्योंकि ये सिर्फ तभी ट्रिगर होता है जब बैट्स एक्चुअली आते हैं। सो दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेस, एंड अगेन इट्स वेरी चीप कंपेयर्ड टू सम ऑफ द products that are available in the market. So 2 to 3 times cheaper, I would say. This is completely built from scratch. So just एक recorder mic आता है, तो वो माइक के अराउंड ये पूरी सिस्टम बनी है। सो डॉल्फिन पे बात हुई, चमगादड़ों पे बात हुई। अब बात करते हैं आपके उस यंत्र के बारे में जो वन्यजीवों को जंगल से गुजरने वाली रेलवे लाइनों पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जरा इसके बारे में बताइए। रेलवे ट्रैक्स के लिए हमारा आइडिया ये था कि ये काफ़ी जो हमारी रेलवे लाइन्स है ये प्रोटेक्टेड एरियाज से गुजरती है। तो वहाँ पे मॉर्टेलिटीज़ काफ़ी होती है जब एनिमल्स क्रॉस करते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि ट्रेन आ रही है। और स्पेशली ये कुछ सेंट्रल इंडियन एरियाज में गुड्स ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ माइनिंग एंड अदर थिंग्स। तो द ट्रेन ट्रैफिक एंड फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, तो उसकी वजह से द मॉर्टेलिटीज आर क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो ये जानते हुए हमने फिर रेलवेज को अप्रोच करना वाज वन थिंग, टू टेल देम टू स्लो डाउन। उसमें कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा जाए, बट अल्टीमेटली इट्स अ वेरी बिग मशीन। सो उसके लिए ये सब छोटी छोटी चीजें करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो हमने दूसरा उसका एक सोल्यूशन ऐसा सोचा कि हम क्यों ना हम एनिमल्स को ही वहां से भगा दें। जब ट्रेन आ रही है तो दे शुड जस्ट मूव अवे फ्रॉम द ट्रैक। तो और ट्रेन जाने के बाद देन दे कैन क्रॉस सेफली। तो उसके लिए हमने एक अलर्ट सिस्टम बनाया है जिससे वो जब ट्रेन आ रही हो तो वो पहले ही डिटेक्ट कर लेता है, उसका स्पीड डिटेक्ट करता है, और वो आगे जो जहाँ पे एक बजर होता है, काफी बड़ा सायरन होता है, तो वो सायरन बजा देता है जस्ट दैट बिफोर द ट्रेन कम्स। सो एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम होता है, क्योंकि हम ऐसा भी नहीं चाहते कि वो बचता रहे और ट्रेन ही ना आए, या फिर बहुत देर बाद ट्रेन आए। तो वो एक जो उसका रिवॉर्ड और रिस्पॉन्स का जो साइकिल होता है वो कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए वो जस्ट बिफोर द ट्रेन अराइव्स इट स्टार्ट्स बजिंग वेरी लाउडली, और वो उससे एनिमल भाग के दूर दूर भाग जाता है डर के। ट्रेन क्रॉस होने के बाद वो सायरन बंद हो जाता है। और इस तरह से इट्स अ रिपीटिंग साइकिल। तो वो हर 500 मीटर, हर 1 किलोमीटर पे हम वो लगा सकते हैं, या जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है, और वो एक से दूसरे को वो रिले करता है जब ट्रेन आगे आगे जाती है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि एक तो बात हुई कोई आइडिया दिमाग में आना और उसकी बिना पे एक प्रोटोटाइप बनाना, लेकिन फील्ड की स्थितियों में वो आइडिया और उसको डिज़ाइन करते समय सोची गई धारणाएं, अजम्पशंस, वो सही बैठेंगी या नहीं,
ये तो उसकी फील्ड टेस्टिंग के समय ही समझ आता होगा और शायद टेस्टिंग के बाद सुधार या कहीं बदलाव करने पड़ते होंगे। तो ये फील्ड से आई सीख फिर कैसे आपके यंत्र को मॉडिफाई करके और बेहतर बनाने में मदद करती है, ये बताइएगा जरा। सो हमने इसकी फील्ड टेस्टिंग की है और उसका हमें उसमें से कुछ लर्निंग्स भी हुई है। तो वो लर्निंग्स हमने इनकॉर्पोरेट करने के बाद फिर बाद में वो अगेन वर्जन 2 टेस्ट किया। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जॉब कि हम क्योंकि हम बनाते सब नासिक में एक जगह पे है, विच इज़ नॉट अ फील्ड कंडीशन, और हर फील्ड की रिक्वायरमेंट्स अलग-अलग होती है। तो सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में फील्ड का कुछ और ही रिक्वायरमेंट होता है, बिहार में गंगा में कोई और रिक्वायरमेंट होता है। तो इसके हिसाब से हम जब वर्जन 1 बनता है, तो हम उसको फील्ड में लेके जाके टेस्ट करते हैं, हर तरीके से टेस्ट करते हैं उसको, जो भी उसमें जितने एक्सट्रीम्स आ सकते हैं उतने तरह से, और उसके लर्निंग्स को हम वापस इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमें एक समझ में आया कि अभी जो हमने बोट के लिए डिवाइस बनाया था फॉर फिशरमैन, कि वो जो जाल डालता है डॉल्फिन के लिए, तो उसमें डॉल्फिन फंस जाती है। तो जो डॉल्फिन के हॉटस्पॉट्स है जहाँ पे वो जनरली हमेशा रहती है, तो वो थोड़े-थोड़े चेंज होते हैं। तो वो चेंज होने के साथ हम उनको भी बता पाए कि ये डॉल्फिन के हॉटस्पॉट्स अभी चेंज हो गए, तो आप इस तरफ जाल मत डालिए। इससे एंटेंगलमेंट का खतरा यानी एक्सीडेंटल जो फंसने का खतरा है जाल में, वो बढ़ सकता है। तो उसके लिए हमने एक डिवाइस बनाया है जो उनको जियो फेंस करके और ऐसे अलग-अलग जीपीएस टेक्नोलॉजी से वो फिशरमैन को अलर्ट करता है। तो वो डिवाइस में हमको पहले बार ये ध्यान में आया कि हम उसको स्विच बेस्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम फिशरमैन पे डिपेंड नहीं रह सकते कि वो हर बार ऑन करेगा उसको ऑफ करेगा। ये हमें समझ में आने के बाद फिर हमने अलग-अलग सेंसर टेस्ट किए, जिससे ये समझ में आया कि वो ऑटोमेटिकली कैसे चालू हो सकता है। बोट लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए था कि वो हमेशा चालू रहे, नहीं तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी। तो फिर हमने उसमें एक वाइब्रेशन सेंसर लगाया। तो जब बोट चालू होती है या मोटर चालू होती है या फिर वो चप्पू चलाता है, तो वाइब्रेशन जनरेट होता है और वो वाइब्रेशन से वो डिवाइस ऑन होता है। एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब वो बोट स्टिल होती है, तो वाइब्रेशन बंद हो जाती है, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट ऑटोमेटिकली स्विचेस ऑफ। तो इस तरह से जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो फील्ड में जाके ही समझ में आती है कि क्या चीज़ें हमें इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द फील्ड कंडीशन। और ये बजर बजता कैसे है जब मछुआरा किसी डॉल्फिन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजर रहा हो? सो अगर वो हॉटस्पॉट में अंदर जाता है फिशरमैन, तो वो बजर बजने लगता है, क्योंकि रिवर में तो कोई फेंसेस नहीं होती है। तो हम ये वर्चुअली फेंसिंग करते हैं, हम सॉफ्टवेयर में फेंस करा सकते हैं। तो ये जियो फेंस करके अभी बहुत प्रचलित टेक्नोलॉजी है। तो उससे हम एक फेंस क्रिएट करते हैं, जिससे वो डिवाइस जब वो फेंस में जाता है, तो वो उसमें एक बजर बजने लगता है। तो ये एक सौम्य बजर होता है, मतलब इट्स नॉट अ वेरी लाउड बजर। तो वो सिर्फ फिशरमैन को समझ में आ जाता है कि हाँ हम और एक लाइट सिग्नल भी होता है। तो इन केस वो मोटर की आवाज़ से या इससे अगर वो बजर सुनाई ना भी दे, तो वो लाइट से समझ जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। तो जब तक वो बाहर नहीं निकलता, उसका इंटेंसिटी बढ़ती रहती है। और वो जैसे बाहर निकलने लगता है, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है एंड इवेंचुअली इट स्टॉप्स। अच्छा, और आपके रेलवे वाले प्रोजेक्ट में फिर आपने क्या सीखा शुरुआती टेस्टिंग से? इसमें हमने एक लोरा नाम की टेक्नोलॉजी है, जो लॉन्ग रेंज लो पावर रेडियो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है, जिससे हम दो जो हमारे डिवाइसेस है, एक जो डिटेक्टर है जो ट्रेन को डिटेक्ट करता है और दूसरा जो रिसीवर है जो एक्चुअली बजर या हुटर बजाता है, तो इनके कम्युनिकेशन के लिए हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। तो हमें ये समझ में आया पहले टेस्टिंग के बाद कि जो रेंज है इट्स हेवीली डिपेंडेंट ऑन द टेरेन दैट वी आर यूजिंग दिस इन। तो रेलवेज में या हमने जो टेस्टिंग किया था वो रोड्स पे किए थे, क्योंकि हमारे पास तभी वहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो रोड्स पे इट्स अ स्ट्रेट रोड, उसमें या फिर वाइंडिंग भी होगा तो भी टेरेन इज क्वाइट फ्लैट। लेकिन यहाँ पे देयर आर माउंटेन्स, वैलीज, लॉट्स ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज, तो उसमें रेंज रिड्यूसेस ड्रास्टिकली। तो फिर हमने वापस जाके वी चेंज द मॉड्यूल्स, वी चेंज द फ्रीक्वेंसीज, ये कुछ चीज़ें चेंज करके एंटेनास बदल के फिर हमने वो डिजायर्ड रेंज अचीव की, जो फिर वापस वर्जन 2 में इनकॉर्पोरेट करके उसका फिर फील्ड टेस्टिंग हुआ। एक और आपका बड़ा दिलचस्प प्रोजेक्ट घड़ियाल संरक्षण से जुड़ा है। जरा आपके इस प्रोजेक्ट पर प्रकाश डालिए। हाँ, तो उसके लिए हमारे पास है, और अभी हमने मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिक्वेजिशन पे हमने उनको एक डिवाइस बना के दिया है फॉर मॉनिटरिंग द टेम्परेचर ऑफ द घड़ियाल पॉन्ड्स। क्योंकि देवरी में एक काफ़ी बड़ा सेंटर है जिसमें घड़ियाल्स को रखा जाता है फॉर कैप्टिव रेयरिंग। तो जब तक वो उनको वाइल्ड से अंडे उठा के लेके आते हैं और उसको रेयर करते हैं जब तक वो 3 से 5 साल के ना हो जाए, और उसके बाद उनको रिलीज किया जाता है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स होते हैं उनका वाटर टेम्परेचर रेगुलेशन इज अ वेरी बिग इशू,
और फिर वो लोगों को जाके वो करना पड़ता है हमेशा, कि क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, तो हर पॉइंट में थर्मामीटर जाके डिप करके देखना पड़ता है कि टेम्परेचर ऑप्टिमम है या नहीं, क्योंकि ठंड में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है और गर्मी में पानी ऑफ कोर्स बहुत गर्म हो जाता है। तो इट्स नॉट क्योंकि इट्स नॉट एन ओपन सिस्टम लाइक रिवर, तो और डेप्थ नहीं है, तो घड़ियाल खुद के नीचे जाके ऊपर आके जैसे वो रिवर में करते हैं वैसे कर नहीं पाते। तो इसकी वजह से हमने एक मॉनिटरिंग डिवाइस बनाया है जिससे वो ऑटोमेटिकली लॉग भी करता है टेम्परेचर को, डिस्प्ले भी करता है, और उनको वो इजीली जस्ट जाके वो नोट कर सकते हैं कि क्या टेम्परेचर है। तो इस तरह से घड़ियाल पे भी काम चल रहा है, और भी हमारे कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है घड़ियाल पे, जिसपे हम लोग अभी नेसेंट स्टेज अभी, लेकिन हम उन पे भी काम कर रहे हैं। घड़ियाल पे भी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर प्रोजेक्ट्स। और ये आज आप इस साक्षात्कार से पहले मुझे ये पैंगोलिन के लिए बरो कैम दिखा रहे थे। तो ये पैंगोलिन बरो कैम क्या बला है, और ये पैंगोलिन संरक्षण और उन पर शोध में कैसे मददगार साबित हो सकती है? सो बरोकैम एक्चुअली पैंगोलिन्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानवर है, तो उस पे हमारी टीम काफी साल से काम कर रही है। तो वो बरोज में रहते हैं, वो गड्ढा खोद के रहते हैं जमीन के नीचे, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो गड्ढे को अबैंडन कर देते हैं। तो जब अगर हमारी टीम को जाके वहाँ पे उनको टैगिंग करनी है, तो वो पैंगोलिन उसमें है या नहीं, ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमारे डॉग्स काम में आते हैं। लेकिन उसका इशू एक है कि पैंगोलिन बरो अबैंडन करने के 3-4 दिन बाद भी उस पर सेंट रह जाती है पैंगोलिन की। तो डॉग्स फॉल्स डिटेक्शन कर सकते हैं, उनको लगता है कि पैंगोलिन है, लेकिन वो होगा या नहीं हर बार बोल नहीं सकते। और वो इट्स सच अ शाय एनिमल कि उसको पकड़ने के लिए यू हैव टू सिट देयर फॉर लॉन्ग टाइम, बरो को मॉनिटर करना पड़ता है। तो फिजिकली एंड ह्यूमन आवर्स के हिसाब से इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एक्टिविटी। तो उसके लिए हमने ये बरो कैम नाम से एक छोटी सी गाड़ी डिजाइन की है, जो बरो के अंदर जाती है। उसमें कैमराज होते हैं दोनों साइड में, और वो इंफ्रारेड होता है, तो एनिमल को तो कुछ दिखता नहीं है। सो वो अंदर जाके चेक कर सकती है आफ्टर द डॉग हैज डिटेक्टेड कि उसमें है। एक बार डॉग ने सिग्नल दे दिया तो हम गाड़ी को अंदर भेज सकते हैं। तो इट्स ए वायर्ड व्हीकल, क्योंकि बरो के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसीज जाएगी नहीं जमीन के नीचे, और नीचे जाके हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या उसमें है क्या नहीं। और दूसरा, हम बरो की मैपिंग भी कर सकते हैं। सो बरो कितना लंबा है, बरो के डायमेंशंस क्या है, वो सब चीजें भी हम कर सकते हैं, जो पहले विदाउट इन्वेजिव खुद बरो खोदने से दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो अभी हम विदाउट कुछ खोदे या ऐसा कुछ डिस्ट्रक्टिव उसमें ये किए, हम सिर्फ उसको अंदर भेज के बाकी ये सब देख सकते हैं। अगर कोई उसमें यंग एनिमल्स है तो वो भी देख सकते हैं, अंदर की फुटेज मिल सकती है कि है या नहीं, या वो बरो ऑक्यूपाइड है कि नहीं। तो वो सारी चीजें इससे सॉल्व होगी। वाह, सो आप मतलब डॉल्फिन पर्यावास मैपिंग से पैंगोलिन बरो मैपिंग तक सब कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप इतने साल से WCT में हैं, तो कोई यादगार फील्ड के क्षण जो आपके जहन में घर कर गए हों? और ये फील्ड एक्सपीरियंसेस भी क्या आपको कभी किसी नई टेक को डेवलप करने की प्रेरणा देते हैं? Because I'm a city kid and I've been a techie most of my life. So wildlife में ऐसा directly forest experiences, all of them are very new and enriching for me. तो हर एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही कुछ अमेजिंग ही दे जाता है। सो फॉर एग्जांपल अभी मैं चंबल गया था थोड़ी दिन पहले, तो इट वाज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस, द टेरेन, द होल साइट, इवन गंगा। इट्स सच अ मैसिव रिवर, हमें सिर्फ फोटोज और वीडियोज में देख के उसका एक्सपांस पता नहीं चलता है, लेकिन हम जब एक्चुअली वहाँ पे जाते हैं तो वो रिवर नहीं, वो तो समुंदर ही है वो। सो वो इट्स वेरी हम्बलिंग ये सारे एक्सपीरियंसेस। और हम इतने अच्छे लोग हैं सब WCT में, सच ब्रेनियक्स एंड हु आर कंप्लीटली इन्वॉल्वड इन देयर वर्क। तो उनमें से काफी आइडियाज निकलती रहती है, हर टाइम वी आर ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट सम ऑफ द अदर आइडिया। तो ये सारी आइडियाज एक्चुअली फील्ड में से ही आई है, कि कोई अगर कुछ इशू है कि ऐसा कर सकते हैं क्या, वैसा कर सकते हैं क्या, तो ऑल ऑफ दिस इज ऑलवेज हैपनिंग। सो ओवरऑल ऑल ऑफ दिस इज अ वेरी एंरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। जब आप अपने यंत्र प्रदर्शित करते हैं तो उसकी वाहवाही तो सबको दिखती होगी, लेकिन उसके पीछे की चुनौतियों पर कम बात होती है। तो मैं उन चुनौतियों के बारे में भी जानना चाहता हूँ जो आप झेलते हैं, रिसर्च से लेकर टेक को फील्ड में कार्यान्वित करने तक। आपकी टीम में भी आप लगभग अकेले ही काम करते हैं, तो मैन पावर की भी चुनौती रहती होगी। मसलन आपके चमगादड़ यंत्र में क्या क्या परेशानियां आई? पैट वाला जो हमारा काम है, दैट्स अ वेरी बिग, क्योंकि इट्स अ वेरी टेक्निकली
कॉम्प्लेक्स मशीन, तो उसको ये सब करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ एआई, convolutional neural networks and all those things involved. तो मेकिंग दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज, और वो जब हुआ तो हम, और वहाँ वो सिर्फ रात को कर सकते हैं, तो दैट्स अनदर चैलेंज कि वो सिर्फ उसका टेस्टिंग रात को ही हो सकता है, तो उतने टाइम में टेस्टिंग होता है, तो दिन में आप कितना भी बना लो, अगर वो रात को नहीं चला तो वो पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो ये सब करने के बाद जब वो फाइनली चला, और इट वाज ह्यूमिड, क्वाइट ह्यूमिड डेज इन नासिक व्हेन वी फर्स्ट डिप्लॉयड इट इन फील्ड, so that was a very great achievement. We gave a sigh of relief कि चलो भैया चल गया अच्छे से, एंड उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए, एंड वे बेटर देन वी एक्सपेक्टेड, और इट्स वर्किंग नाइसली राइट नाउ आल्सो। सो मेरे टीम में अभी मैं और मेरा एक रिसर्च असिस्टेंट श्रीनिवास, हम दोनों है, एंड वी आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर पीपल. So that has again been one of the major challenges of this project, that we are not finding very good people that we would like to have. So ये है definitely challenge है, and because the team is small, there is a lot of work involved, and टाइम में मैं बोलूँगा कि वो हर प्रोजेक्ट पे अलग अलग होता है, लेकिन जनरली एक 5 to 6 months इज मिनिमम फ्रॉम आइडिया टू एवरेज वी कैन से, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा भी लगता है. सो रेलवे टुक अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि उसमें इटरेशंस काफ़ी थे, फील्ड कंडीशंस वर क्वाइट चैलेंजिंग, तो उसमें इट टुक नियरली एन ईयर आई विल से. तो ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग होता है. एंड वन मोर थिंग इज, हम इस प्रोजेक्ट में हम लोग मास प्रोडक्शन इज नॉट आवर गोल. So selling these projects or mass producing them and making them accessible to larger people, larger audience, customers ढूंढो, ये सब हम नहीं कर रहे. हम लोग बस niche products से प्रोडक्ट्स बना रहे जो इन कंडीशंस में काम करेंगी फॉर आवर ये. लेकिन अगर उसमें हम हमें और भी कुछ है तो मतलब इफ देयर आर मोर पीपल हु वुड लाइक टू कोलैबोरेट, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर दैट. वी वुड लव टू कोलैबोरेट विद अदर. For the BAT project, it has a lot of moving components. There is networking involved. There is the main code involved. There are lots of hardware involved. इन सारे मूविंग पार्ट्स में तुम इन सबका सिंक करना, इन सबको हारमोनियसली चलाना, क्योंकि इतने सारी चीजें हैं जो जनरली एक दूसरे से बात नहीं करती है, तो इनकी बातें करवाना अच्छे से, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा होता है कि वो काम नहीं करेगा. तो ये सारे प्रोजेक्ट्स में, ये बैट ही नहीं, हर प्रोजेक्ट में ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई पार्ट अड़ जाता है कि मैं बात नहीं करूंगा. तो ये सबको एक दूसरे से बात करवाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हर प्रोजेक्ट में. सो बैट में बिकॉज इसमें इतने सारे कंपोनेंट्स है, तो वो एक चैलेंज ज्यादा था, बिकॉज उसमें जो टेक्निक है जो हम यूज कर रहे हैं वो भी काफी नई है, वो बहुत यूज नहीं हुई है. तो वो सब नए सिरे से शुरू करना, उसमें रिसर्च लगता है बहुत सारा, उसमें बहुत सारी गलतियां होती है, तो वो उससे ना फ्रस्ट्रेट होके फिर वो फाइनल प्रोडक्ट जब बनता है, तो वो एक अपना लाइट बल्ब मोमेंट होता है. सो वहाँ पे जाए कैसे, यहाँ से शुरुआत की, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो फिर काफी मशक्कत के बाद टेम्पोज मिले, क्योंकि इट्स अ बिग सेटअप. तो और वहाँ पे कोई लोग भी नहीं थे, तो गड्ढा खोदने से सारी चीजें हमने की, और पोल्स इरेक्शन ये सब वो किया. उसके बाद फिर हमें पता चला कि हमारे सोलर पैनल्स ही नहीं आए हैं, तो जाके फिर सोलर पैनल्स ढूंढो, फिर सोलर पैनल्स मिले. तो ऐसे करके काफी चीजें करके जो इंस्टॉलेशन 4 घंटे का होना था वो 3 दिन चला, और फाइनली हमें ये मिला कि अभी ये इंस्टॉल हो सकता है. तो जब सारी चीजें इंस्टॉल हुई तो समझ में आया कि कोई मेन वायर जो था वो जल गया है. तो फिर वो मेन वायर ढूंढने के लिए फिर आपको और 50 किलोमीटर दूर जाके वो वायर लेके आना पड़ा. तो ये सारी फील्ड कंडीशंस में होती है, बट इसमें वो बहुत ही सारी चीजें कल्मिनेट हुई. एंड बिकॉज मैंने जैसे कहा कि वो रात को ही हो सकता है, तो वो दिन भर में आप कुछ भी करो, जब रात को ऑन करते हो तो समझ में आता है कि कुछ ना कुछ इश्यू है, और रात को आप उसमें कोई ट्रबल शूटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते. सो ये सारी चीजें करके वो जब फाइनली चालू हुआ और वो पहला बैट का स्पेक्ट्रोग्राम हमें दिखा, तो हम लोगों ने मतलब वी जस्ट वेंट क्रेजी कि चलो हो गया भैया, इतना सब करके किया, और वो दिखने लगा है प्रॉपरली, डेटा आने लगा है. सो या, सो फर्स्ट इज ऑलवेज द मोस्ट डिफिकल्ट. पहले इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स पहले इसमें आती है, तो क्योंकि उसमें हमें समझ में आ जाता है कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो अगली बार से हम यूनिट बनाते वक्त ही कुछ चीजें चेंज कर देते हैं. तो जैसे हमें समझ में आया कि हमें उसका माउंटिंग सोल्यूशन बदलना पड़ेगा,
ये इस तरह से माउंटिंग जो हम उस वक्त कर रहे थे वो नहीं हो सकता। तो हमने माउंटिंग सोल्यूशन अगले यूनिट से डिजाइन में ही चेंज कर दिया, तो वो चेंज हो गया। सो ये सारी चीजें हम मिटिगेट करने लगे। फिर कुछ चीजें हम प्रिपरेशन ऐसा किया, प्रिपरेशन ही ऐसा किया कि वो ऑलरेडी हम कुछ चीजें प्रोक्योर करके रखने लगे। तो ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आने लगी कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं फील्ड में। और क्यूमुलेटिवली ओवर ऑल दीज प्रोजेक्ट्स कुछ अभी एक्सपीरियंसेस ऐसे आ गए कि जिससे हमें समझ में आया कि फील्ड में जाते वक्त क्या लेके जाना चाहिए फॉर कुछ भी इवेंचुअलिटी हो, तो हमारे जो टूल्स है वो फील्ड में कभी मिलेंगे नहीं। सो हम मतलब मैं अभी जब भी फील्ड में जाता हूँ तो मेरा एक बैग पूरा टूल बैग बॉक्स ही रहता है, इसमें मैं सारे टूल्स कैरी करता हूँ, क्योंकि कुछ भी एक स्क्रू भी मिल लगा तो भी हम फॉरेस्ट में या कहीं पर मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वेदांत। ये टेक और वन्यजीव संरक्षण के मिलन के ऊपर मेरी जानकारी में तो बहुत इजाफा हुआ। मुझे यकीन है कि हर एक श्रोता को भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। आप ऐसे ही इनोवेटिव काम करते रहें और इसी प्रकार इस क्षेत्र में दूसरों के लिए भी पथ प्रदर्शक बने रहें, ऐसी मेरी आशा है। एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया। फील्ड वॉइसेस श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर साझा करें और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे फील्ड वॉइसेस श्रृंखला की अगली कड़ी में। शुक्रिया। Thank you very much for listening. This podcast is presented by Wildlife Conservation Trust. This episode of Field Voices was written and hosted by wildlife historian and conservation communicator at WCT, Raza Kazmi. Shrutika Mulay, WCT's multimedia and digital communications executive, worked on the sound design, mixing, and editing. The artworks for the podcast have been created by Akshaya Zakaria, graphic designer and illustrator at WCT, along with Shrutika Mulay. To know more about the guests and our work, do visit www.wildlifeconservationtrust.org.